हे गाइस, वेलकम बैक। हमने जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इतना कुछ पढ़ा, राइट, कि क्या है, कैसे डेवलप होता है। इसको मैनकाइंड ने बहुत जगह बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, बहुत एडवांटेज लिया हमने इस फिनोमेनन का। और आज हम ऐसा ही एक एक्सीलेंट एप्लीकेशन देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू माइट बी थिंकिंग कि सर एसी जनरेटर क्या है। जनरेटर मतलब ये कुछ तो प्रोड्यूस करता है, एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में मैं और अच्छे से एलाबोरेटली डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल फर्स्ट लेट अस कंसंट्रेट ऑन द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नाउ द फर्स्ट थिंग, इफ यू लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसी जनरेटर, इज दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल एंड ध्यान से देखो, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने दो बार मैग्नेट्स के बीच रखे हैं। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, इसको हम आर्मेचर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इसको? आर्मेचर बुलाते हैं। एंड ध्यान से देखो, हमने क्या किया, हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को दो बार मैग्नेट्स के बीच रखा है। इज दैट क्लियर? इसी के कंटेक्स्ट में मैं एक छोटा सा चीज़ तुमको याद दिलाना चाहूँगा। मैंने तुमको ये पढ़ाया है कि अगर तुम्हारे पास एक लूप है और मैग्नेटिक फील्ड है, लूप का एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल, इनका जो ओरिएंटेशन है, अगर टाइम के साथ बदलता है तो उस लूप के थ्रू जो फ्लक्स है वो चेंज होगा। एंड फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे भाई साहब ने क्या कहा था, ईएमएफ इंड्यूस होगा। आज हम उसी कंसेप्ट को फिर से रिविजिट करेंगे और मैं तुमको बता के दे रहा हूँ कि ये जो एसी जनरेटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी पे ही है। दैट मीन्स एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ओरिएंटेशन बदलेगा, जिसके कारण फ्लक्स बदलेगा, जिसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, सो ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्मेचर एंड नॉर्थ साउथ पोल्स, दिस आर दी बार मैग्नेट्स, दिस इज द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक एक्सेल है, एक ऐसा हैंडल है जिसको पकड़ के हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को गोल घुमाएंगे मैकेनिकली। समझ में आया? यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, ये जो हैंडल को पकड़ के हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैकेनिकली गोल घुमाएंगे। बात समझ में आया? ध्यान से देखना। अभी खुद सोच के देखो, अगर मैं इस कॉइल को मैकेनिकली गोल घूमूं, एक बार ये जो पिक्चर है इसको एक बार ध्यान दो। अभी नॉर्थ एंड साउथ पोल अगर ऐसा है तो इसके थ्रू जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस कैसे पास करे, एक बार ये इमेजिन करो। तो फील्ड लाइंस आर समथिंग लाइक दिस, right? So in this scenario, if I ask you what is the total flux through this rectangular coil, इसका जवाब आएगा सर zero, because there are no field lines which is intersecting this rectangular coil। काट के नहीं जा रहा, सारे field lines जो यहाँ पर दिख रहे हैं, इस प्लेन को, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के प्लेन को छू के निकल जा रहा है, काट नहीं रहा, तो फ्लक्स जीरो। बट what will happen अगर मैं इस कॉइल को घुमाना चालू करूँ? जस्ट सी, चलो इस चीज को देखो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉइल है, ठीक है। अभी फील्ड लाइंस जो बेसिकली ऐसे पास कर रहा है, सो देयर इज नो फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल। जब ये घूमना चालू करेगा, ध्यान से देखो, ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है। इमेजिन करना फील्ड लाइन ऐसा है, दिस आर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऐसा है। जब ऐसा घूमना चालू करेगा, सो व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स विल इंक्रीज। और इस सिचुएशन में ये जो फील्ड लाइंस है, ये पूरा इस लूप को काट के निकल रहा होगा और इस लूप ने अपना मैक्सिमम एरिया ऑफर किया है फील्ड लाइंस को। तो इस सिचुएशन में फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग सिचुएशन ऐसा था, इसको गोल घुमा के हम यहाँ तक लेके आए तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। उसके बाद जब ये ऐसा गोल घूमना चालू करेगा, ध्यान से देखो, फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहे हैं, सो द अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग। फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद जब ये फिर से नीचे ऐसे घूमना चालू करेगा, फिर से क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज करेगा, फिर से मैक्सिमम तक पहुंचेगा। जब ऐसा घूम के फिर से ऐसा जाना चालू करेगा, फिर से फ्लक्स डिक्रीज होकर जीरो तक पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपली से, जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल गोल घूमना चालू करेगा, इसके थ्रू फ्लक्स बदलना चालू करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कुछ हाफ के लिए, कुछ टाइम के लिए फ्लक्स इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट हाफ के लिए फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा, फिर से डिक्रीज करेगा। इफ यू कंटिन्यूअसली रोटेट द लूप, दिस प्रोसेस विल कीप ऑन हैपनिंग, द फ्लक्स विल कीप ऑन चेंजिंग। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, अभी ध्यान से देखो। तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा, हमको पता है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस लूप में करंट फ्लो करेगा।
सो डू वी हैव ए क्लोज लूप थ्रू विच द करंट कैन फ्लो? बिकॉज अगर करंट को फ्लो करना है, क्लोज लूप चाहिए, तो उसको ध्यान से देखो। देखो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल का साइड है, ध्यान से देखना, ये ब्लैक लाइन को फॉलो करो और देखो ध्यान से जाके यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। ये जो एक सिलेंडर शेप ऑफ स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, इसको हम स्लिप रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स। और ये जो ब्लैक कलर का जो वायर है, इस स्लिप रिंग के साथ क्या है? फिक्स्ड है, चिपका हुआ है, वेल्ड करके रखा हमने इसको। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल गोल घूमेगा, जब ये डंडा सोचो ऐसे ऊपर उठेगा, बात समझ में आ रहा है? तो इसके साथ ये जो चीज़ है ये भी क्या करेगा? गोल घूमेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जब ये चीज़ नीचे जाएगा, और ध्यान से देखो ये वाला साइड आके इस वाले स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो ये चीज़ भी ऐसा गोल घूमना चालू करेगा। बात समझ में आया? ये जो रॉड है डायरेक्टली इसके साथ फिक्स्ड है, इसको हम स्लिप रिंग्स कहते हैं। जब ये लूप गोल घूमेगा तो ये चीज़ भी गोल घूमेगा, ये चीज़ भी गोल घूमेगा। ये वाला साइड इसके साथ फिक्स्ड है। फील करो चीज़ को, मैं तुमको एक बढ़िया सा एनिमेशन भी दिखाऊंगा, तुमको और फील आएगा। फिलहाल अपने दिमाग में जोर दो, ठीक है? विजुलाइज करो। और ये वाला जो साइड है इसके साथ कनेक्टेड है, तो जब ये पूरा लूप गोल घूमता है, रिंग्स भी गोल घूमता है। एंड इस रिंग्स के साथ ये जो स्लिप रिंग है, ध्यान से देखो, इनके साथ हमने दो ब्रश, कार्बन ब्रशेस लगा के रखा है, मतलब टच करके रखा है। दैट इज, जब ये स्लिप रिंग गोल घूमेगा ना, इस ब्रश के अगेंस्ट क्या करेगा? वो घिस घिस के मतलब मूव करेगा। दिस विल बेसिकली, द स्लिप रिंग विल बेसिकली रब अगेंस्ट द ब्रशेस। बात समझ में आया? तो इस ब्रश के थ्रू हमने स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट बना के रखा है। ये जो ब्रश है इस स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में है, और हमने एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बना के रखा है। तो यहाँ से आया, लेटर से हमने यहाँ पर अपना गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके रखा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देख के हम ये कह सकते हैं कि करंट कितना ज़्यादा होगा और वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन को हम बता सकते हैं। बिकॉज वो एरो जिस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, और या अगर उसको अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है, तो हमको ये पता चलेगा कि करंट जो है अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो ध्यान से देखो, मैं तुमको जस्ट ये सर्किट जो है उसको एक बार दिखाना चाहूँगा। लेट अस से करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, लेट अस अज्यूम करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ध्यान से देखना, फिर ऐसा जाएगा। तो इस स्लिप रिंग के थ्रू, इस ब्रश के थ्रू, ध्यान से देखना, ऐसा फ्लो करेगा, फिर इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो करेगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इस ब्रश के थ्रू, इस स्लिप रिंग के थ्रू जाके ऐसा फ्लो करेगा। दिख रहा है? ऐसा। सो दिस इज हाउ द क्लोज्ड लूप इज फॉर्म्ड। बिकॉज ऑब्वियस है यार, अगर तुमको चाहिए करंट, तुम्हारे पास एक क्लोज्ड लूप होना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास क्लोज्ड लूप नहीं है तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा। एग्जैक्टली, सो दिस इज द क्लोज्ड लूप दैट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर इस डायग्राम को मैं कुछ तुमको मार्क करके रखना है, तो इसको तुम अभी पॉज करके मार्क करके रखो, ठीक है? आई होप से तुमको ये लूप दिख गया। ओके, ब्रशेस का काम क्या है? ब्रशेस का काम है कि वो ये जो स्लिप रिंग्स है उनके साथ चिपक के रहता है और एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन करके रखता है। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द बेसिक क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एसी जनरेटर। ठीक है, और ये जो कॉइल का, रेक्टेंगुलर कॉइल का एक्सिस दिख रहा है, दिस इज द एक्सिस। दिस डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। अब यहाँ से कुछ लिखना है तो लिखो। ये एक बहुत ही प्यारा डायग्राम है फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बहुत अगर तुम इस डायग्राम को प्रॉपर्ली समझ पाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो कहानी ऐसा है कि लेट अस से कि ये जो पोजीशन है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, एंड ये जो पोजीशन है, लेट अस से दिस इज आवर स्टार्टिंग पोजीशन। इस पोजीशन में एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। याद है ना, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज perpendicular to the direction of magnetic field and both of them are pointing along the same direction. So in this case थीटा को हम 0 डिग्री मानते हैं। ठीक है, तो अभी अगर थीटा 0 डिग्री है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टी टाइम के बाद what will be the angle between area vector and b vector? ध्यान से सुनो। at t equal to 0 मैंने थीटा 0 डिग्री माना, ठीक है ना। b vector and a vector along same direction, लिख के दे रहा हूँ, along same direction, ठीक है ना। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा टी लिख सकता हूँ। इज दैट क्लियर? सो व्हाट कैन आई राइट अबाउट द फ्लक्स थ्रू द लूप? फ्लक्स थ्रू ए सिंगल लूप, दैट इज p वेक्टर
डॉट ए वेक्टर, इसको अगर मैं खोलूंगा हमको क्या मिलेगा, दैट इज पी ए cos theta, and theta can be written in this case as what, omega t. So in this case it is very clear, जो flux जो है that is actually function of time, time के साथ flux क्या हो रहा है, change हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं EMF लिखना चाहूँ, क्या EMF फॉर से फॉर n नंबर ऑफ लूप्स, ये जो मैंने फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखा है वो तो एक लूप की लिखा है, फॉर n लूप्स अगर मैं मानता हूँ अगर n नंबर ऑफ लूप्स है तो EMF हम क्या लिख सकते हैं, EMF लिख सकते हैं हम माइनस n d∅dt लिख सकते हैं। एक के लिए d∅dt होगा तो n नंबर ऑफ लूप्स के लिए क्या होगा, माइनस n d∅dt। माइनस का सिग्निफिकेंस पता है ना, ये तुमको ये बताता है कि ये जो EMF है ये फ्लक्स के चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। सो इन दिस केस ध्यान से देखो, दैट इज माइनस n d∅dt अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज बी ए cos ओमेगा t माइनस साइन ओमेगा t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज साइन ओमेगा t, और यहाँ से और एक ओमेगा बचा रहेगा। तो एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो क्या आएगा, दैट इज एन बी ए ओमेगा, है ना, एन बी ए ओमेगा, एंड दिस इज साइन ओमेगा टी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर EMF। इसको अगर मैं सजा के लिखना चाहूँ तो एक बात को समझो कि EMF भी इन दिस केस कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ई नॉट जो है उसका वैल्यू क्या है, दैट इज एन बी ए ओमेगा, राइट। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, बिकॉज ये तुमको बताता है कि इस लूप में किस नेचर का EMF डेवलप होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द EMF डेवलप्ड। इज दैट क्लियर? एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ प्योर साइन फंक्शन। देखा, इट्स अ प्योर साइन फंक्शन। मुझे पता है कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से लेके +1 तक वेरी करता है, तो EMF का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, प्लस E0 से लेके माइनस E0 तक वेरी करेगा। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो इसी फंक्शन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली, एक छोटा सा चीज़ बता के रखना चाहूँगा। लेट अस डिफाइन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज 2π/ω। बात को समझो, ठीक है। दिस इज t = 0। अगर इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, देखो y एक्सिस में हमने क्या प्लॉट किया, इंड्यूस्ड EMF, दिस इज टाइम। तो इट्स अ प्योर साइन फंक्शन। t = 0 पे EMF का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो ग्राफ यहाँ से चालू होगा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा, दिस इज 180 डिग्री, सो द ग्राफ इज एक्जैक्टली लाइक दैट ऑफ ए साइन फंक्शन, ठीक है ना। अभी देखो EMF मैक्सिमम कब होगा, व्हेन विल द EMF बी मैक्सिमम, लेट अस फाइंड आउट द टाइम। यहाँ पर t/4 तो लिख के रखा है, और एक तरीका क्या है टाइम निकालने का। मुझे पता है कि साइन 91 होता है ना, साइन 90 पे 1 आएगा तो EMF का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो ओमेगा t अगर 90 है तो t का वैल्यू कितना होगा, π/2 ओमेगा। सो ये हो गया, दैट इज π/2 ओमेगा, है ना, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, t/4 लिख सकते हैं ना। π/ω को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, π/ω को हम t/2 लिख सकते हैं, तो π/2 ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, t/4। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इस केस में। उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद मुझे पता है कि t/2 टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, t/2 टाइम के बाद साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो EMF का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइन का वैल्यू नेगेटिव होना चालू होगा, एंड 3t/4 टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 3t/4 टाइम के बाद फिर से EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा, -E0। बात को समझो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग +E0, और ये जो हाइट है दिस इज रिप्रेजेंटिंग -E0। इज दैट क्लियर? सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। अभी मैं तुमको सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, ध्यान से सुनना, कान खुले हुए हैं ना। अगर तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस रीजन में EMF का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ में EMF का वैल्यू है नेगेटिव, राइट। नाउ टेल मी, EMF का वैल्यू पॉजिटिव या EMF का वैल्यू नेगेटिव, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है यार? आई नो यू नो द रीजन बिहाइंड दिस, राइट। EMF अगर मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, EMF अगर मैं नेगेटिव बोलता हूँ, इसका मतलब है कि इस हाफ में 0 से लेकर t/2 टाइम तक EMF का जो पोलैरिटी था, t/2 से लेके यहाँ तक, ये वाले टाइम तक, t टाइम तक जो पोलैरिटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब 0 से लेकर t/2 टाइम तक सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, t/2 से लेकर T टाइम तक करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट सेंस में मूव करेगा। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से सुनो, understand this thing properly. So what can I say about the direction of current? Can I say 0 से लेकर t/2 तक करंट का डायरेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन है? हाँ, मैग्नीट्यूड बदलेगा, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बदलेगा, EMF बदल रहा है, EMF इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द करंट, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। बट मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली उसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि करंट का डायरेक्शन 0 से लेकर t/2 तक एक डायरेक्शन में होगा,
राइट। लेट अस से क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल, तो t/2 से लेकर कैपिटल T तक करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज फॉर एग्जांपल। समझ में आया? सो कैन आई से, ध्यान से सुनना, कैन आई से आफ्टर एवरी t/2 अमाउंट ऑफ टाइम, ध्यान से दिख रहा है 0 से लेकर t/2, आफ्टर एवरी t/2 अमाउंट ऑफ टाइम करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये भी क्या होगा, दिस इज t/2। तो फिर से t/2 टाइम के बाद ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा ना। तो t/2 टाइम के बाद फिर से करंट क्या करेगा, अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। ईएमएफ अगर रिवर्स हो जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद अ केस वेयर द करंट alternates its direction periodically। क्या बोला मैंने, we are dealing with a current which alternates its direction periodically। That is the reason we call this current as alternating current। We are not talking about its magnitude, we are simply talking about its direction। It reverses its direction, it changes its direction after a fixed period of time। That is the reason we call it as alternating current, and this EMF is alternating EMF। समझ में आया? अच्छा, इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, EMF E इज इक्वल टू ई नॉट साइन, ठीक है ना, ओमेगा को हम 2 पाई फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है ना। सो EMF को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसको पॉज करो, पॉज करके मैं तुमको और एक बढ़िया एनिमेशन दिखाऊंगा, पूरा फील आएगा कि एक्चुअली कैसे हो रहा है। आई होप से तुमको इसके पीछे का मैथमेटिक्स समझ में आए, ठीक है? ओके, यहाँ पर एक वर्किंग को लेके मैंने छोटा सा नोट लिख के दिया, इसको लिख के रखना, ठीक है? अच्छा, अभी मैं एनिमेशन दिखाऊंगा और एक छोटा सा चीज़ बताना है। एक कन्फ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर आपने कहा था कि उस कॉइल को, उस आर्मेचर को मैकेनिकली घुमाना पड़ता है, तो कमर्शियल जनरेटर्स जो होते हैं, राइट, हमारे घर में जो AC करंट आता है दैट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल जनरेटर्स। तो ऐसे यू नो इन प्रैक्टिकली इस आर्मेचर को कैसे घुमाया जाता है, देखो मैं तुमको समझाता हूँ। मैं टीचिंग करने के पहले आई यूज्ड टू वर्क इन NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो दैट वाज बेसिकली पावर जनरेशन कंपनी। तो वहाँ पर मैंने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है करंट को, ठीक है? तो देखो ऐसा होता है कि मैं तो तुमको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा होता है कि ये जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉइल, ठीक है? ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इतना भी सिंपल नहीं होता। सोचो यहाँ पर एक फैन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। क्या फैन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर? ये आगे जाके फिर से यहाँ पर स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये आगे जाके फिर से स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इस फैन पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो ये हम इसको टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टरबाइन बोलते हैं, ठीक है? अभी क्या किया जाता है इन केस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, डैम्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। सोचो ये पहाड़ है और हमने यहाँ पर एक डैम बना के रखा, दिस इज अ डैम which has been constructed, ठीक है? दिस इज द पहाड़ और यहाँ पर डैम बनाया गया है, दिस इज द डैम। और डैम के अंदर क्या होता है? डैम के अंदर पानी को जमाया जाता है, दिस इज द डैम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और यहाँ से पाइप के थ्रू ना इस पानी को नीचे लाया जाता है। क्या किया जाता है? नीचे लाया जाता है। दिस वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप। इज दैट क्लियर? जब पानी इतने ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, इट विल हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसी पानी को इस टरबाइन पे शूट किया जाता है, मतलब फेंका जाता है इस टरबाइन पे। जब ये फेंका जाता है तो ये टरबाइन क्या करेगा? गोल घूमना चालू करेगा। जब ये टरबाइन गोल घूमना चालू करेगा, ये तुम्हारा जो कॉइल है, जो आर्मेचर है, ये भी गोल घूमना चालू करेगा। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया? यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट किया, काइनेटिक को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। सो दिस इज हाउ वी प्रोड्यूस AC करंट, एंड दिस काइंड ऑफ जनरेटर इज कॉल्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, जहाँ पर हमने पानी का यूज़ किया। मैं जहाँ पर काम करता था वो एक थर्मल जनरेटर था। तो उसमें क्या किया जाता है कि पानी जो है उसको हीट किया जाता है, उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। हीट करने के लिए कोल जलाया जाता है, दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज थर्मल जनरेटर। तो स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद उसी हाई स्टीम को बहुत हाई प्रेशर से इन टरबाइंस में शूट किया जाता है। समझ में आए? हाई स्टीम को, हाई प्रेशराइज स्टीम को इन टरबाइंस में शूट किया जाता है। टरबाइन जब गोल घूमेगा, ये आर्मेचर भी गोल घूमेगा, जिसको हम थर्मल जनरेटर्स बोलते हैं। अभी अगर इसी पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए मैं न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ? न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करता हूँ, तो इसको न्यूक्लियर पावर जनरेटर कहूँगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? सो दिस इज हाउ कमर्शियली AC करंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। एंड इंडिया में ये जो रोटेशन का फ्रीक्वेंसी दैट इज अराउंड 50 हर्ट्ज, दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकेंड। इंडिया में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मेंटेन किया जाता है, ठीक है? इसको लिख के रखो। All thanks goes to this interesting channel, Creative Learning.
दे हैव सम रियली ऑसम एनिमेशंस, प्लीज गो एंड चेक देम आउट। एंड आज हम इनका एक एनिमेशन चेक करेंगे, दैट इज बेसिकली कि एसी जनरेटर कैसे काम करता है, राइट? इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखते हैं यहाँ पर, यू ऑलरेडी नो कि इन दिस केस इफ आई चेक दिस coil, इसको हम आर्मेचर बुलाते हैं, याद है ना? एंड दिस आर द स्लिप रिंग्स एंड दिस आर द ब्रशेस, दिस आर द बार मैग्नेट्स। और इसका जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा है कि अगर ये कॉइल घूमता है जैसे कि दिख रहा है, इसके थ्रू क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। इफ यू सी दिस थिंग प्रॉपर्ली, गैल्वेनोमीटर को अगर एक बार ध्यान से देखोगे, देखो गैल्वेनोमीटर को एक बार लेफ्ट एक बार राइट की तरफ, फिर एक बार लेफ्ट फिर एक बार राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ and we know the reason behind this कि गैल्वेनोमीटर क्यों इधर उधर डिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज द करंट इज बेसिकली ऑल्टरनेटिंग। ये अपना डायरेक्शन एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद T/2 टाइम के बाद क्या करते रहता है? बदलते रहता है। लेट अस चेक द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एसी जनरेटर। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एनिमेशन रखा है। यू ऑलरेडी नो दिस इज ए coil in the form of a solenoid, this is a bar magnet, और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट करके रखा है। और हमको ये पता है कि अगर इसके थ्रू फ्लक्स बदलेगा, एक बार फ्लक्स इंक्रीज करे एक बार फ्लक्स डिक्रीज करे, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयर विल बी एन करंट, एंड गैल्वेनोमीटर इस करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द solenoid। ठीक है, नाउ लेट अस सी द पार्ट्स ऑफ एन एसी जनरेटर। ओके, in this case this is the armature ABCD, we've already talked about this, rectangular coil है, ठीक है? This is basically wound over a magnetic material, this is the shaft, जिसको पकड़ के इसको गोल घुमाया जा सकता है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। कमर्शियल जनरेटर्स में टर्बाइन्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम इसको मैकेनिकली गोल घुमा सकते हैं। दो बार मैग्नेट्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दे मेंटेन मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, जिस रीजन में ये आर्मेचर गोल घूम रहा है। एंड दिस आर द स्लिप रिंग्स। ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सा एनिमेशन है। जो स्लिप रिंग्स दिख रहा है, ये जो तुमको दो स्ट्रेट रॉड्स दिख रहा है, ये एक्चुअली स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। जब ये गोल घूमता है तो स्लिप रिंग भी उनके साथ क्या करता है? गोल घूमता है। इज दैट क्लियर? ओके, और देखो दिस आर द ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस, जो कि इन स्लिप रिंग के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखा है। एंड एक तार आके गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करता है और दूसरा भी दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है। एंड आई होप सो तुमको ये सर्किट दिख रहा है। सर्किट कैसा होगा? लेट अस से जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, करंट ऐसा कुछ फ्लो करेगा, ठीक है ना? करंट इसके थ्रू ऐसा, ठीक है? फिर मुझे तो थोड़ा ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कहाँ पर जाके कनेक्टेड है। लेट अस से इस स्लिप रिंग के थ्रू फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करता है, फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, फिर इस स्लिप रिंग के थ्रू इसके थ्रू ऐसा जाता है। समझ में? सो दिस इज द क्लोज लूप दैट वी आर लुकिंग एट। इज दैट क्लियर? फाइन, ओके, आगे देखते हैं। लेट्स सी अहेड। ओके, दिस इज द गैल्वेनोमीटर जो तुमको बताएगा कि करंट किस तरह फ्लो कर रहा है। और दिस इज द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर। सो देखो ध्यान से कि ये जो आर्मेचर है ये गोल घूम रहा है, ठीक है ना? ओके फाइन, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है, ध्यान से देखना, ठीक है? अभी देखो, दिस इज द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में हम क्या मानते हैं? इनिशियल स्टेज में हम ये मानते हैं कि टाइम t इक्वल टू 0 पे, ध्यान से सुना, टाइम t इक्वल टू 0 पे हम मानते हैं कि b वेक्टर एंड a वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या है? 0 डिग्री। बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। ध्यान से देखो, दिस इज आवर b वेक्टर और a रे वेक्टर को भी हम इसी तरफ मानते हैं। बात समझ में आ रहा है? उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। फाइन, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो डायग्राम क्लमज़ी हो जाएगा, ये लिख के रखते हैं। ओके फाइन, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ध्यान से देखो, व्हेन इट स्टार्ट्स नाउ, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। यस, देखो अभी जब ये रोटेट करना चालू करेगा, ध्यान देना। अभी ध्यान दिया क्या हुआ है? ये जो है, ये जो इनिशियल पोजीशन था, उस इनिशियल पोजीशन में फ्लक्स क्या था? फ्लक्स मैक्सिमम था। अभी वो क्या कर रहा है? टिल्ट करके ऐसे जा रहा है, राइट? इट इज़ रोटेटिंग समवट अलोंग दिस फैशन, कुछ ऐसा रोटेट कर रहा है। कुछ अगर ऐसा रोटेट करेगा, व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल? इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज, राइट? सो इन दिस केस लेट अस से, अच्छा ये डिक्रीज कब तक करेगा? दिस इज t इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक। जब पूरा फ्लैट हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना होगा? t, ध्यान देना, फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t/4।
1/4 ऑफ द रोटेशन। इस पर ध्यान देना, ठीक है। इस टाइम के लिए करंट का डायरेक्शन कैसा है वो देख लेते हैं। एज बिकॉज फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, लेंस ने क्या कहा था कि इसमें करंट ऐसा होगा जो कि डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, विच मीन्स द करंट विल बी सच दैट इट वुड लाइक टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ होगा, बिकॉज अगर ऐसा करंट है, ये कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। इसमें अगर ऐसा करंट है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें ऐसा होगा और इसमें ऐसा होगा। Regarding the point, देखो ये जो एरो दिख रहा है ना, दिस इज अराउंड द डायरेक्शन ऑफ ब्लू वाला वेक्टर, बिकॉज इन दिस केस द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो इस चीज़ को मैं कैसे करके लिख कर रखता हूँ, लेट अस से t0 से लेकर t/t4 तक करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, सॉरी बी टू ए, ये लिख के रखता हूँ, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। ओके फाइन, अभी पॉज करके इस चीज़ को लिख के रखो, ठीक है, क्योंकि मैं इसको गायब करने वाला हूँ। ओके लेट्स सी अभी क्या होगा। रोटेट किया, दिस इज t/4। अभी और फर्दर रोटेट करा, इसके बाद क्या होगा यार, इसके बाद फिर से फ्लक्स इंक्रीज करना चालू करेगा। यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स डिक्रीज किया, उसके बाद जब नीचे जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करना चालू करेगा। अभी ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी अगर फ्लक्स इंक्रीज करना चालू करेगा तो करंट का डायरेक्शन किस तरह होगा, ध्यान से देखो। मैं इसको मिटा देता हूँ। करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, करंट ऐसा होगा जो कि इस फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो इन दिस केस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखो, राइट। ये कुछ ऐसा होगा, जस्ट इसको देखो, ये कुछ ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दिख रहा है ना, कुछ ऐसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये जो पिंक कलर का एरो दिख रहा है, दिस इज ऑपोजिट टू दी मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अभी फ्लक्स इंक्रीज करते 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 जब ऐसा हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री पे हो जाएगा, तब फ्लक्स फिर से क्या होगा, मैक्सिमम। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मूवमेंट में भी 0 से लेकर t/4 टाइम तक, फिर t/4 से लेकर t/2 टाइम तक, दैट मीन्स हाफ रोटेशन तक, तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पर देखो b to a ही है, तो मैं यहाँ पर लिख के रखता हूँ कि फ्रॉम, ध्यान देना, टाइम t = 0, सॉरी नॉट t = 0, t = 0 नहीं, t/4 टाइम से लेके 2 टाइम t = t/2 तक करंट ए बी वाले साइड में देखो किस तरह फ्लो कर रहा है, आई फ्लोज फ्रॉम, किस तरह फ्लो कर रहा है, देखो B to A, दिख रहा है, फ्रॉम B to A। याद है ना, 0 से लेकर t/2 टाइम तक EMF का साइन पॉजिटिव था, हमने जो साइनसोइडल ग्राफ को चेक किया था, विच मीन्स करंट विल बी फ्लोइंग इन वन यूनिक डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो, यहाँ से चालू हुआ था, फ्लक्स 0 हो गया, B to A करंट फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर फ्लक्स मैक्सिमा हो गया इस पूरे प्रोसेस में। इस मूवमेंट में भी करंट का जो डायरेक्शन है वो B to A ही है। इज दैट क्लियर। अभी आगे देखते हैं, मैं इस जगह को मिटा देता हूँ। अभी हाफ ऑफ द रोटेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। दिस इज हाफ ऑफ द रोटेशन, मैं लिख के देता हूँ, दिस इज हाफ ऑफ रोटेशन, दूसरा हाफ बाकी है। एंड मुझे पता है कि तुमने अब तक गैस कर ही लिया होगा कि क्या होगा। सो फ्रॉम टाइम t = t/2, ये एक बार में करते हैं, ठीक है, कैपिटल T टाइम तक, तो वो तो पता समझ में आ ही चुका है, ये जल्दी करते हैं, ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, ध्यान से देखो, इन दिस केस क्या होगा ध्यान से देखो। अगर इसको हम मूव करवाते हैं, इन दिस केस देखो, यस, यहाँ तक मैं बता चुका हूँ, फाइन। ये इन्होंने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से समझाया, मैंने अपने लेंस लॉ से समझाया है। अभी हम दूसरे वाले सेक्शन को एक बार एनालाइज करते हैं, ठीक है, जब दूसरे हाफ मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। अभी हम इस केस को थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है। हाफ मोशन हो गया, ए बी नीचे आ गया, सी डी ऊपर आ गया। अभी देखो नेक्स्ट हाफ के लिए क्या होगा, जब सी डी नीचे जा रहा है, देखो सी डी जब नीचे जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। सो ध्यान से देखो, नाउ फ्रॉम टाइम t/2 से लेकर कैपिटल T तक मैं एक बार में लिखूंगा, ठीक है ना। इस सिनेरियो में क्या होगा, करंट इस तरह फ्लो करेगा, इज बिकॉज फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, करंट विल बी सच दैट इट विल लाइक टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सेम डायरेक्शन। तो ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दिख रहा है। तो ये जो बी वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर देर अराउंड द सेम सेंस, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अभी देखो ए बी वाले साइड में करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, फ्रॉम ए टू बी। सो इस टाइम के लिए आई फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, दिख रहा है। दैट मीन्स t = 0 से लेकर t/2 तक करंट का डायरेक्शन था B to A, एंड फ्रॉम t/2 से लेकर कैपिटल T तक करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम A to B। मतलब t/2 टाइम के बाद करंट ने अपना डायरेक्शन क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया। इज दैट क्लियर। सो दैट इज हाउ
दैट इज हाउ द करंट चेंजेस इज डायरेक्शन। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड यू पीपल टू अंडरस्टैंड। और इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ भी डाउट है प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड आई होप सो तुमको मज़ा आया ये देख के। टेक केयर, बाय।